हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इसे। यहीं पर आपको बहुत सारी ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेज वगैरह मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021-2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है चौथे स्थान पर। पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पुष्कर मेला का आयोजन दोस्तों राजस्थान में किया गया, राजस्थान में ही किया जाता है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया? तो दोस्तों इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च किया है EOS-04 के नाम से। तो ये इसरो की वर्ष 2022 की पहली लॉन्चिंग है और इसने 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक तो है EOS-04 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, एक इसके साथ ही इंस्पायर सैट 1 है और एक है दोस्तों INS-2TD। तो ये 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसमें बड़ा जो है वो EOS-4 ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कामों में यूज किया जाएगा। जैसे क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगी, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगी तो इसका यूज कृषि में, मैपिंग में, ठीक है, वानिकी और वृक्षारोपण में, मानचित्रण, देखिए मैपिंग आ गया, मिट्टी और नमी इसको जानना हुआ, जल विज्ञान हुआ, इन सब के लिए ये यूज किया जाएगा। मौसम की स्थिति वगैरह के लिए ये यूज किया जाएगा, ठीक है। इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। एक इंस्पायर सैट 1 है जो कि छात्रों के द्वारा बनाया गया है और एक छोटा सा और है प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह INS-2TD। क्लियर। तो ये 3 लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या था? PSLV-C52। अभी कल रात वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोई सैटेलाइट अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना होता है तो हम लोग PSLV रॉकेट का यूज करते हैं। तो PSLV-C52 रॉकेट से इसे भी लॉन्च किया गया है क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। क्लियर। इसरो के बारे में बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। रात वाली वीडियो आप लोग जरूर देखा कीजिए, उसमें रिवीजन करवाया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। डेली 9 PM पर होती है क्लास। आगे, हाल ही में किस राज्य में मेदराम जतारा महोत्सव मनाया गया? मेदराम जतारा महोत्सव ये एक प्रकार का मेला है दोस्तों, मेला भी है, ठीक है, महोत्सव और मेला है, और ये तेलंगाना में आयोजित होता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कुंभ मेला आप सुने हो ना, कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा मेला होता है, कुंभ मेला। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होता है वो मेदराम जतारा महोत्सव या मेदराम जतारा मेला कहलाता है। तेलंगाना में ये आयोजित किया जाता है और फरवरी के महीने में ही आयोजित होता है, लेकिन ये प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार होता है, ठीक है। माघ जिसे कहते हैं हिंदी में माघ महीना, माघ महीने में ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है। 4 दिवसीय ये मेला होता है। ये मेदराम जतारा में देवी समक्का और सरलम्मा इन दोनों देवियों के सम्मान में आयोजित किया जाता है। शुरू कब किया गया था? स्टेट फेस्टिवल कब घोषित किया गया था? तो इसे राज्य फेस्टिवल घोषित किया गया था 1998 में, ठीक है। शुरुआत तो बहुत पहले से ही हुई थी। 16 से 19 फरवरी को इस बार ये मनाया जा रहा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है मेदराम जतारा महोत्सव। तेलंगाना के मेदराम जतारा नामक एक गांव से ये वहां पर गांव पर ये मनाया जाता है। तो अभी ये चर्चे में क्यों है? चर्चे में इसलिए है क्योंकि ये मेला शुरू हो चुका है और भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा कर दी है। क्लियर। वहां के आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा ये मनाया जाता है। अगला, अच्छा एक चीज और जान लो आप, कुंभ मेला अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है तो भारत के 4 जगहों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। सबसे बड़ा वाला जो होता है वो होता है प्रयागराज का। प्रयागराज का कुंभ सबसे बड़ा होता है और कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, जबकि अर्ध कुंभ जो होता है वो 6-6 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, ठीक है ना, इन 4 जगहों पर कुंभ मेला होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। तेलंगाना आप देखोगे यहाँ पर है मैप में। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था।
ठीक है ना। अपना बॉर्डर ये किससे किससे शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से शेयर करेगा ही, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से भी शेयर करता है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। हैदराबाद में अभी हाल ही में हैदराबाद में दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा हैदराबाद में ही भारत का पहला डॉग पार्क लगाया गया था, ठीक है, डॉग पार्क स्थापित किया गया था। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सबसे बड़ा बैट लॉन्च किया गया था। और हैदराबाद में अभी हैदराबाद साहित्य महोत्सव मनाया गया, तो ये भी आप याद रखेंगे सारी चीजें। के चंद्रशेखर राव जी यहाँ से करंट टाइम पर सीएम हैं। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। सतीश चंद्र शर्मा जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। हुसैन सागर, निजाम सागर यहाँ पर ही है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोस्तों कीगन पीटरसन को और हीथर नाइट को दिया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आप जानते ही हो, प्रत्येक महीने ये दिया जाता है, एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है। तो कीगन पीटरसन को और हीथर नाइट को इस बार दिया गया है। कीगन पीटरसन जो है ये साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है ना, और टेस्ट क्रिकेट में तो बवाल मचा दिए थे। इसके अलावा हीथर नाइट जो है ये इंग्लैंड की कैप्टन है, इंग्लैंड की महिला टीम की कैप्टन है, ठीक है ना। तो इन दोनों को इस बार के लिए जनवरी 2022 के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार की शुरुआत जनवरी 2021 से हुई थी, यानी एक साल तो अब हो गया इसका, ठीक है ना। तो एक साल हो गया, जनवरी 2021 से शुरू की गई थी और ऋषभ पंत पहले विजेता इसके थे, ऋषभ पंत भारत के, ठीक है। हीथर नाइट और कीगन पैटिंसन को आपको याद रखना है। जो रिसेंट हुआ है वही आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने दिया जाता है, तो पिछले 1-2 महीना अगर आप याद रखोगे तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आईसीसी के बारे में बात करेंगे। 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ अभी नए बने हैं, जियोफ एलार्डिस, इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया। तो दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है संदीप बख्शी जी को। संदीप बख्शी ये आईसीआईसीआई बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के ये एमडी और सीईओ हैं, एमडी और सीईओ हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। तो इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से चुना गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोस्तों अपने टाइम पर, अपने कार्यकाल के दौरान में आईसीआईसीआई बैंक को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया हुआ है। तो इनको अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्लियर? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस दोस्तों मुंबई में है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस पूछा जाए तो आप मुंबई बताएंगे और हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप वडोदरा बताएंगे। अगला, हाल ही में पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन बनी। तो वो बन गई है दोस्तों डाबर। डाबर इंडिया कंपनी जो है ये भारत की पहली जीरो प्लास्टिक वेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन गई है, यानी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन गई है एक प्रकार से। यहाँ पर मतलब प्लास्टिक का वेस्टेज नहीं निकलता है। तो इसने 2021-22 के दौरान 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह किया, कलेक्शन किया, उनकी प्रोसेसिंग की और रिसाइकलिंग की। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें प्लास्टिक निकलता ही नहीं है, निकलता है, लेकिन इसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था कर दी गई है, यानी ओवरऑल इससे नहीं निकलता है। जैसे इससे जो प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उनको रिसाइकिल कर लिया जाता है। रिसाइकिल मतलब ये हुआ कि उनको उनकी दोबारा से साइकिलिंग करके गलाकर पिलाकर उनका फिर से यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बाहर पर्यावरण में नहीं आता है ये। तो इस प्रकार से ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जीरो प्लास्टिक एमिशन वाला एफएमसीजी कंपनी है, भारत की पहली है ये। और इसने अभी हाल ही में कचरे के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू करने की घोषणा की हुई है, जल्द ही ये शुरू करेगा। डाबर इंडिया के बारे में बात करते हैं। 1984 में स्थापित हुआ था, गाजियाबाद में ये इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक एसके बर्मन और सीईओ है मोहित मल्होत्रा। ओके, अगला, कृषि में डीजल की जगह नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है। तो कृषि में डीजल की जगह पर नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों भारत ने 2024 तक का लक्ष्य रखा है। अब खेती करने के लिए जो भी इंजन होंगे उसमें डीजल इंजन वाले वाहन नहीं यूज किए जाएंगे, डीजल की कोई चीजें नहीं यूज की जाएंगी। जैसे जो ट्यूबवेल वगैरह चलती है, ठीक है ना, वो भी कभी कभी इंजन से जो चलती हैं ट्यूबवेल्स,
उसमें भी डीजल नहीं यूज किया जाएगा, पंपिंग सेट वगैरह होते हैं, इन सब जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाएगा। तो 2024 तक ये सरकार ने लक्ष्य रखा है कि कृषि में अब डीजल की जगह नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी ने इसकी घोषणा करी हुई है। भारत इससे पहले कई और घोषणाएं कर चुका है, जैसे 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने की घोषणा, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य, इसके अलावा 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य रखा है भारत ने। ठीक है ना, तो ये सारी घोषणाएं भी आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में किस बैंक की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, एक्विजिशन करेगा। 21% स्टेक, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 30% हिस्सेदारी है उसमें, और उनमें से 21% स्टेक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा लेने जा रहा है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की 44% हिस्सेदारी है, कॉर्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया की 226% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 30% हिस्सेदारी है। अब आप सोचो, अगर ये हिस्सेदारी भी ले लेगा, इसमें से 21% ले लेगा हिस्सेदारी, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 और 4 2 6 65% हिस्सेदारी, तब तो पूरी स्वामित्व हो गई इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है ना, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में पूरा स्वामित्व हो गया। चलिए, स्थापना 1908 में हुई थी, बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा है। वैसे अभी देखा जाए अभी भी इसी की पूरी स्वामित्व है, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर इसी का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अगला देखते हैं। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर बात किया जाए ना, तो आप बताएंगे भारत का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। पहले नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पर इंडियन ओवरसीज बैंक अब आ गया है, तीसरे स्थान पर पीएनबी आ गया है और चौथे पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। अच्छा, एक नया चीज मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूं। जो स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग की डिमांड पर आप लोग के जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीबीटी 2 की कैसे तैयारी करें, खास करके जीके जीएस जो है, तो इसके लिए एक नया बैच लाया जा रहा है। इसमें आज डिटेल में इस पर मैं वीडियो बना करके बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस देखने पर आपको लग जाएगा अंदाजा कि इसमें 80 to 90% दोस्तों करंट अफेयर पूछा जाएगा, और उसमें करंट अफेयर ऐसे ऐसे हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जैसे उसमें पर्यावरण का क्या महत्व है, वर्तमान में क्या चीजें चल रही है, इकोनॉमिक का क्या सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया या वर्ल्ड, ये सब चीजें पूछी जा रही है, यूनेस्को से रिलेटेड है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं आज आपको दिन में एक वीडियो बना करके दूंगा कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे तैयारी कराई जाएगी, क्या चीजें होंगी। ये बैच आप लोग ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 में जाने के लिए बिल्कुल कंफर्म हो, श्योर हो कि आप सीबीटी 2 में पहुंच रहे हो, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल आज दिन में जो वीडियो आएगी उसके बारे में उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप प्रिपेयर हो लो, कमेंट करके बताओ। अच्छा, आप कमेंट करके हमें ये बताओ कि आप क्या तैयारी कर रहे हो इसकी कि नहीं, मतलब सीबीटी 2 में आप हो या नहीं हो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, यानी किनको किनको लगता है कि वो सीबीटी 2 तक जाएंगे। अगला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आया है उसके अनुसार दोस्तों जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़ करके हो गई 6.01%। देखिए, हर महीने में जो रिपोर्ट आती है उसको मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन इस महीने वाला जरूरी है। क्यों जरूरी है समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है, उनको तो जानना ही चाहिए क्या होता है चीजें। देखिए, खुदरा महंगाई दर ये 6.01% हुई है, पहली बार आरबीआई की जो तय लिमिट थी उसको पार कर गई है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत सरकार ने आरबीआई को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि अब से मुद्रास्फीति जो है ना उसको आप देखो, लेकिन आप साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी संभालो कि 6.0% से ज्यादा ना बढ़ने पाए महंगाई दर और 4% से कम ना होने पाए, क्योंकि भाई मेंटेन करना होता है, ठीक है ना, मेंटेन रखना होता है। तो 4% के आसपास हो और 2% का टॉलरेंस हो। टॉलरेंस मतलब समझ रहे हो ना, +-2%। तो यानी 2% आगे बढ़े तो 6% हो जाए और 2% अगर घटे तो 2%
तक, मतलब 2% तक नीचे जाए, इससे नीचे न जाए महंगाई। मतलब कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना एक बार कि इकोनॉमी को बैलेंस रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि महंगाई को एकदम कम कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा कभी भी नहीं, नहीं तो वैल्यू घट जाएगी। और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया जाए। ये सब के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, जिसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। तो अभी क्या है कि जनवरी में ये महंगाई दर बढ़ करके 6.01%, देखिए मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्योंकि लिमिट पार कर गई है तो इसलिए बताना जरूरी था। अच्छा, अभी इसको लेकर के सरकार अपनी वाहवाही भी कर रही थी अभी तक कि हमने महंगाई दर को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संसद में एक भाषण दिया था कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी तो महंगाई दर 10% के आसपास में चला करती थी। ठीक है, हमने कभी भी सेकंड डिजिट पर नहीं पहुंचने दिया, इसको कंट्रोल करके रखा है। तो उसके पीछे यही था, आरबीआई का ही हाथ था, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी जो है वो एक्सपर्ट्स को दे दी। अब भाई आरबीआई में जो है सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और जब सरकारें करती थी मैनेज तो उसमें कभी कभी उतार चढ़ाव तो हो ही जाता था। तो फिलहाल ये कारण था, और अभी ये लिमिट जो है थोड़ा सा पार कर गई है, इसको आप याद रखेंगे। अभी तक दिसंबर के पूर्ववर्ती महीनों में 5.66% के आसपास हुआ करती थी। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर देश की पहली कुश्ती अकादमी को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रेल मंत्रालय ने दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। ये दिल्ली के किशनगंज में स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए दिल्ली में 30.76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया जा रहा है देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी। क्लियर? इसमें काफ़ी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेनिंग सेंटर होंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांस चीज़ें दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध गायिका संध्या मुखर्जी का निधन हो गया? तो संध्या मुखर्जी जी दोस्तों ये बंगाली, बहुत ही फेमस बंगाली ये सिंगर थी, और पार्श्व गायिका थी, यानी कि प्लेबैक सिंगर थी। तो इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। चर्चे में क्यों आई थी? चर्चे में आई थी जब इन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया था। पद्मश्री लेने से मना कर दिया था, यानी उसके पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था, तो इसलिए चर्चे में आई थी। ये बंगा विभूषण भी सम्मानित किए जा चुकी हैं इससे भी। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है इनको बेस्ट प्लेबैक वीमेन सिंगर के लिए। एस.डी. वर्मन, नौशाद, सलील चौधरी जैसे बड़े बड़े संगीत डायरेक्टर्स के साथ ये काम कर चुकी हैं। तो महान बंगाली शास्त्रीय गायिका संध्या मुखर्जी जी का निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डेली 9 बजे हमसे जुड़ना मत भूलिए। अच्छा हाँ, अभी 8 बजे दोस्तों एक वीडियो प्रीमियर होने जा रही है। कौन सी? फरवरी की, फरवरी 2022 की मंथली करंट अफेयर की वीडियो अभी 8:30 AM पर होगी पब्लिश। तो आप इसको जरूर देखें, प्रीमियर कर दी गई है, और इसको देखिएगा। फरवरी मंथ का आप रिवीजन कर सकते हैं 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का, ठीक है ना, जैसे कि मंथली करंट अफेयर आप करते ही हो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसकी थीम भी आप लिख देना, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय कैंसर दिवस आप लिख देना, और इसके अलावा चाइल्डहुड कैंसर आप लिख देना। ये सभी चीजें आप लिख सकते हो। इसके अलावा किस देश में खाद्य आपातकाल लागू हुआ था, ये भी आप बता सकते हो। इमरजेंसी भारत में किस किस संविधान अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? भारत में कब इमरजेंसी लगी थी? अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से देशों में लगी थी? ये सब आप लिख सकते हो। तो देखिए आप डिटेल में लिखने का प्रयास किया करो। डिटेल में लिखोगे ना तो आपका माइंड जो है ज़्यादा समय तक, जितने समय तक आप लिखते रहोगे उतने समय तक उसको स्टोर करेगा। इसके बाद जब वो उतने समय तक रेगुलर चलता रहेगा माइंड में, तो वो उतना ही समझ लो 10 से 20 गुना ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में स्टोर रहेगा। यही फायदा होता है कि लिख कर पढ़ने का, इसलिए लोग लिख करके ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोशिश किया करो आप भी ऐसा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। क्विज वगैरह जाकर MGT ऐप पर सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।